जोधपुर का महल अपनी पूरी शान से सभी को मंत्रमुग्ध कर रहा था। ऐसा क्यों नहीं होगा जब इसके अंदर के राजपरिवार हमेशा अपनी पूरी महिमा में चमकता रहता था। यह भीड़-भाड़ वाले शहरी जीवन से दूर राजस्थान की सीमा पर जंगल के किनारे स्थित था। महल को खूबसूरती से सजाया गया था, जिससे आकर्षण और बढ़ गया। इस समारोह का आयोजन शाम को एक भव्य महल में होने वाला था, जिसका कारण अभी भी ज्ञात नहीं है। देर शाम की पार्टी के लिए महल के अंदर सभी तैयारियां चल रही थी। राजमाता सुमित्रा विशाल सीढ़ी से उतरी और सभी सेवक उनके सम्मान में झुक गए। तुम्हारे राजा साहब कहाँ है? रानी माँ ने एक सेवक से पूछा। उसके हर शब्द से शाही भावनाएं झलक रही थी। नौकर ने सिर झुकाकर उत्तर दिया, वे कोई अधूरा काम करने के लिए बाहर गए हैं। और रानी कहाँ है? उसके बारे में पूछने पर भी वह अपने शब्दों में क्रोध की झलक लिए हुए आगे बढ़ा। शायद रानी अपने कमरे में होगी। इससे उनका गुस्सा और बढ़ गया। उसने उन्हें अपने काम पर भेज दिया और रानी के कमरे की ओर चल दी। इधर रानी अपने विशाल फूले हुए राजसी पलंग पर लेटी हुई थी। कल के कठिन प्रशिक्षण के बाद वह अब जागते रहने के लिए बहुत थक गई थी। यह सोचकर ही उसे गुस्सा आ रहा था। वह उसे उसकी इच्छा के खिलाफ कुछ करने के लिए कैसे मजबूर कर सकते हैं? वह भी जोधपुर की रानी है। रानी, क्या आप अभी भी सो रही हो? क्या तुम्हें पता नहीं था कि आज हमारे महल में एक पार्टी होने वाली है? जैसे ही उसने अपने गंदे कमरे में कदम रखा, रानी माँ ने उस पर गोली मार दी। इससे उसका गुस्सा और बढ़ गया, लेकिन वह उससे कुछ नहीं कह सकती थी। हालांकि राजा साहब ने खुद उसे ऐसा करने के खिलाफ चेतावनी दी थी। रानी एक क्षण भी बर्बाद किए बिना तर्क देती है। यह है, दोनों चीजों में बहुत अंतर है। मैं सो नहीं रही थी बल्कि आराम कर रही थी। रानी उसके स्वभाव को जानकर उससे बहस करती है। उसकी भूरी आंखें लाल थीं, रानी माँ की आंखों की तरह। इन दोनों चीजों में क्या अंतर है? राजमाता ने अपने शाही अंदाज में अपनी बहू को ताना मारा। ऐसा है, दोनों चीजों में बहुत अंतर है। रानी मौका न छोड़ते हुए तर्क देती है। यह हमारे बीच वैसा नहीं है। आप और हम, आपके और शाही परिवार के बीच जैसा है। आपका परिवार या हमारा? सुमित्रा ने हमेशा की तरह अपने जहरीले शब्द कहे, जिससे वह घुटनों के बल कमजोर हो गई। रानी लड़खड़ाती हुई बिस्तर पकड़ती है और वॉशरूम की ओर भागती है और हंसती हुई सुमित्रा को पीछे छोड़ देती है, क्योंकि वह अंततः उसे कमजोर कर देती है। मैं यह सब नहीं करना चाहती। आप सब मुझे अकेला क्यों नहीं छोड़ सकते? रानी ने हताशा में कहा कि वह अपने साथ कोई कृत्रिम काम नहीं करना चाहती। उसे ये सब पसंद नहीं है। वह खुद को वैसी ही पसंद करती है जैसी वह अभी है। वह प्राकृतिक सुंदर थी। लेकिन यह, नौकरानी कहने लगी, लेकिन इससे पहले कि वह बोल पाती, सुमित्रा ने उसे रोक दिया, जो उसकी बातें सुनकर अंदर आ गई। यह हमारा आदेश है और आपको इसका पालन करना होगा। सुमित्रा ने अपने शाही शब्दों में एक बार फिर उसे दुखी और क्रोधित करते हुए कहा। हमें क्यों करना चाहिए? हमेशा क्यों? वह उठ खड़ी हुई और गुस्से से उसकी ओर मुड़ी। सुमित्रा सभी को उन दोनों को अकेला छोड़कर बाहर जाने का संकेत देती है। आपको ऐसा करना होगा क्योंकि आप इस महल और जोधपुर की रानी हैं। आज अपनी रानी को देखने के लिए बहुत से लोग होंगे, इसलिए इसकी जरूरत है। उसने अपनी चीनी भरी आवाज के साथ जोड़ा। लेकिन हम यह नहीं चाहते। आपको करना ही होगा। रानी यह मेरा आदेश है कोई और शब्द नहीं। वह आदेश देती है और शालीनता से वहां से चली जाती है। नहीं, मुझे यह सब नहीं चाहिए। रानी ने ड्रेसिंग टेबल से सभी चीजें हटा दी, उन्हें लाखों टुकड़ों में तोड़ दिया, जैसे उसका दिल, आत्मा और उसका सम्मान टूट गया था और अब भी इस बड़े महल में टूटा हुआ था।
यह बहुत बड़ा है, लेकिन इसमें उसका अपना कुछ भी नहीं है। वह अकेली है, बिल्कुल अकेली। दूसरों के हाथ में गुड़िया। उसकी अपनी इच्छाएं नहीं थी, उसकी अपनी इच्छाएं थी, जिन्हें यूं ही शाही लोगों के चरणों में कुचल दिया गया था। वह दर्द से करा उठी, क्योंकि दर्द का एक झटका उसके पूरे शरीर में दौड़ गया, जिससे वह लड़खड़ाने लगी। कांच का बड़ा टुकड़ा उसके पैर की मुलायम त्वचा को काटते हुए उसके पैर के अंदर फंस गया था। उसकी आंखों से दर्द भरे आंसू उसी तरह बह रहे थे जैसे उसके पैर से खून बह रहा था, जिससे उसे चक्कर आ रहा था। वह कुछ चिंतित होकर अंदर दाखिल हुआ, लेकिन उसने इसे अपने चेहरे पर जाहिर नहीं होने दिया। वह सीधा और सख्त दिखता था। रानी कहाँ है? उसने सेवकों से पूछा, जो राजा के सम्मान में सिर झुकाए खड़े थे। वह अपने कमरे में है, अब आराम कर रही है, एक नौकरानी ने कहा, और वह उसके कमरे की ओर भागा। उसने सभी नौकरानियों को जाने का इशारा किया और वे रानी और राजा दोनों को अकेला छोड़कर चली गईं। उसने अपनी पलकें खोलने के लिए संघर्ष किया और कुछ समय बाद सफल हो गई। जैसे ही उसने उसे अपने सामने बिस्तर पर अपने पास बैठे देखा, उसकी भूरी आंखें चमक उठीं, उसकी आंखों में चिंता झलक रही थी। आप आ गए? उसने खुशी से खिलते हुए उठने की कोशिश करते हुए पूछा, लेकिन उसने विरोध किया, उसे उठने नहीं दिया। उसने उसकी बाहें पकड़ ली। आप आराम करें, अपने आप को तनाव न दें, उन्होंने अपने शाही अंदाज में आदेश दिया। यह सब कैसे हुआ? आप ऐसा क्यों कर रहे हो? क्यों? उसने पूछा, जिससे वह दुखी हो गई। उसका चेहरा उतर गया, होंठ फूले हुए थे, आंसू फूटने को तैयार थे। क्या आपको पता है आज क्या है? बोलो, रानी। आपको पता है। फिर भी आप ऐसा कैसे कर सकते हो? उनकी आवाज ऊंची हो गई, लेकिन उन्होंने अपने शाही शिष्टाचार पर कायम रहते हुए इसे नियंत्रित किया। गीत को समझ नहीं आ रहा था कि वह कैसे प्रतिक्रिया दे। उसके आंसू उसके गोलमटोल गालों पर बह निकले। वह वहीं सिर झुकाकर बैठ गई। आप इस महल, इस जोधपुर की रानी हैं, इसलिए रानी की तरह व्यवहार करें। क्या आप समझ रही हो कि हम क्या कह रहे हैं? रानी, उसने अचानक उसे करीब से पकड़ लिया, उसकी बाहें पकड़ ली। उसके क्रोधित होठों ने उसकी कांपती पंखुड़ियों को छुआ। उसके स्पर्श से उसकी रीढ़ में सिहरन दौड़ गई। उसके अगले कदम की प्रत्याशा में उसके होंठ कांपने लगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। इसके बजाय उसे लगा कि वह उससे दूर जा रहा है और उसे अपनी इच्छाओं के लिए भूखा छोड़ रहा है। उसने फिर से अपमानित महसूस करते हुए अपना मुंह फेर लिया। आप रानी हैं, हमारी भी रानी। उन्होंने अपने शब्दों और कार्यों से झलकते शाही रवैये के साथ शुरुआत की। उसने उस पर नजरें घुमाईं। आपकी रानी? उसने उससे पूछा, उतना ही खुद से भी पूछ रही थी। हम आपके लिए कोई नहीं है, बस आपकी महबूबा बन गए हैं। वह भी। लेकिन उसके शब्द उसके मुंह में रह गए, क्योंकि उसने उसे फिर से पकड़ लिया, जिससे वह अचानक उसकी पकड़ में कांपने लगी। आप हमारी रानी हैं, उसने हठपूर्वक दोहराया, उसके कोमल गालों को कामुकता से सहलाया, और उसने उसे महसूस करते हुए अपनी आंखें बंद कर लीं। दरवाजे पर दस्तक से उनका पल टूट गया और वह उसे पार्टी के लिए तैयार होने के लिए कहने से पहले उसे बिल्कुल अकेला छोड़कर फिर से चला गया। वह वहीं स्तब्ध बैठी रही। उसे अपने पूरे शरीर में उदासी के अलावा कुछ भी महसूस नहीं हुआ। जब वह अपने सामने ड्रेसिंग टेबल पर फैले शाही गहनों को देख रही थी, गर्म मौसम में यह परेशान करने वाला कपड़ा नापसंद होने के बावजूद उसने वह शाही साड़ी पहनी थी। उसे ये शाही आभूषण भी पहनने थे, ठीक वैसे ही जैसे उसने अपनी इच्छा के बावजूद बहुत सारे काम किए थे। वह गर्म मौसम में अपनी कार की खिड़की से बाहर देखते हुए सड़क पर घूर रहा था।
जैसे ही उसने कार की खिड़की बंद की, उसे अपने शरीर में गर्मी महसूस हुई। उसे इस तरह की बहुत अधिक यात्रा से नफरत थी, लेकिन उसे अपने व्यावसायिक उद्देश्यों के लिए कभी-कभार ऐसा करना पड़ता था। उनके व्यापारिक सौदे ने, अभी की ही तरह, उन्हें इस शाही व्यापार सौदे के लिए जोधपुर की यात्रा करने के लिए प्रेरित किया। मैं अपने अन्य अधिकारी के एक शब्द को याद करते हुए उसने आह भरी। मुझे कहना होगा कि आप वहां जाने के लिए बहुत भाग्यशाली हैं। उसने सवाल करते हुए अपनी भौहें सिकोड़ ली। तुम्हें खूबसूरती देखने को मिलेगी, रानी। उसकी आवाज वासना से सनी हुई थी। उसकी बातें सुनकर वह उस पर क्रोधित हो गया। आपका क्या मतलब है? यह रानी के बारे में क्या है? उसने अपने गुस्से पर काबू पाते हुए पूछा। उन्होंने आश्चर्यचकित करते हुए कहा, वह बेहद खूबसूरत है। मैंने सुना है कि कोई भी किसी भी तरह से उनकी सुंदरता की बराबरी नहीं कर सकता। वह देखी नहीं जा सकती। नहीं कोई तस्वीर। आप उन्हें केवल उनके महल में देख सकते हैं। यह नई जानकारी उसने दी। जोधपुर पैलेस के विशाल परिसर में प्रवेश करते ही वह अपने विचारों से बाहर आ गया। उनकी कार विशाल गेट के अंदर दाखिल हुई और उनके पीछे पीछे उनकी अन्य कारें भी आ गईं, जिनमें उनके अंगरक्षक आ रहे थे। वह कार से बाहर निकले। उनके पीछे उनके अंगरक्षकों ने उन्हें घेर लिया। हैरानी की बात यह है कि वहां कोई मीडिया मौजूद नहीं था। वह वहीं गुमसुम बैठी हुई थी क्योंकि उसकी नौकरानियां उसे सारे गहने पहना रही थी। एक बार जब यह हो गया, तो उसने उनसे जाने के लिए कहा। उसकी नजर सिंदूर की डिब्बी पर पड़ी। उसने उसे धीरे से उठाया, खोला और सिंदूर को लापरवाही से देखा। यह उसका मजाक उड़ा रहा था। उसने इसे महसूस किया, अज्ञात। यह उसके लिए अज्ञात था। उसे कुछ भी महसूस नहीं हुआ। बिना सोचे समझे उसने अपनी उंगलियों में थोड़ा सा सिंदूर लगाया और उसे अपनी मांग में भर लिया और अपनी आंखें बंद करते हुए महसूस किया कि उसके पूरे शरीर में शांति दौड़ रही है। उसने महसूस किया कि वह उसके माथे पर जहां सिंदूर लगा था, प्यार से चूम रहा था। जैसे ही उसने अपनी भूरी आंखें खोली, खुद को कमरे में अकेला पाया, उसके कांपते होठों पर एक हल्की मुस्कान आ गई। उसके होंठ उदासी से फफक पड़े।